नमस्कार दोस्तों, नैया पार एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस नेट जेआरएफ के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत धमाकेदार कोर्स चल रहा है और बहुत अच्छे से चीज़ें रन कर रही हैं। आशा करता हूं आप लोग इन चीज़ों को का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम पढ़ रहे थे राजनीतिक परंपराएं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस क्या होती हैं। उनमें हमने बहुत सारी पढ़ रखी हैं। उदारवाद क्या है, इसके अलावा उपयोगितावाद क्या है, इसके अलावा समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। उसी क्रम में हमने आज पढ़ना है उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट क्या है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ने के पहले हमें बात करनी होगी मॉडर्निज्म की यानी आधुनिकतावाद की। आधुनिकतावाद क्या है, सर्वप्रथम हमें यह समझना है। तो देखिए, आधुनिकतावाद के क्रम में चार महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहली आती है वेस्टफीलिया की संधि। वेस्टफीलिया की संधि 1648। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में सबसे जो खास विशेषता थी वह यह थी कि जो नगर राज्य थे अब वह नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य में तब्दील हो गए। और राष्ट्र राज्य में तब्दील होने के लिए प्रत्येक राष्ट्र राज्य को संप्रभु इकाई के रूप में विकसित होना था। तो वेस्टफीलिया की संधि का मतलब है कि अब राज्यों के क्या होंगी, संप्रभुता होगी। अब एक दूसरे की संप्रभुता का हनन राज्य नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यूरोप के कुछ राजाओं ने मिलकर वेस्टफीलिया की संधि करी और इस शर्त पर संधि की कि भाषाई आधार पर हम एक दूसरे की सीमाएं स्वीकार करते हैं और एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो पहला आधुनिकतावादी कंसेप्ट यहां से निकल कर आता है। इसके बाद जो है वह हमारा आएगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति इसने 1789 ईस्वी में पहली बार वो मानदंड गढ़े जिसकी आज भी हम चर्चा करते हैं और देश के सभी देशों के संविधानों में होंगी। और वो चीजें थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार और संविधान। ये सारी चीजें जो है हमें फ्रांस की क्रांति ने दी। तो हमारे आधुनिकतावादी क्रम में एक और चैप्टर जुड़ गया, फ्रांस की क्रांति, और इसी के समय अमेरिका की क्रांति भी हुई थी। इसके अलावा अगला जो आधुनिकतावादी चरण था वह है औद्योगिकरण। और यह औद्योगिकरण 1750 से लेकर 1850 तक यूरोप में चला। तो ये और अगला चैप्टर जुड़ गया किसमें, आधुनिकीकरण में। औद्योगिकरण ने क्या किया, नई नई मशीनरी, भौतिक चीजों को इजाद किया। जितनी भी भौतिक चीजें थी उनको इजाद किया। वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा दिया इसने। फ्रांस की क्रांति ने राजनीतिक उदारवाद की नींव रखी। राजनीति में विचारों, राजनीति में जनता के महत्व को फिर से उजागर किया गया और जो राजशाही थी या राज्य सत्ता थी उसको उखाड़ फेंक कर जनता के अंदर यह कॉन्फिडेंस पैदा किया गया। वेस्टफीलिया की संधि ने एक दूसरे की सीमाओं पर मान्यता रखना स्टार्ट कर दिया, यानी अब देश जो है वह संप्रभु तरीके से रह सकेंगे। इसमें एक और चैप्टर जुड़ता है और वह चैप्टर जुड़ता है ज्ञानोदय या प्रबोधन। ज्ञानोदय और प्रबोधन ने बौद्धिक चिंतन को बढ़ावा दिया। जो बौद्धिक चिंतन परंपरावाद से ग्रसित था, पीड़ित था, जकड़ा हुआ था, उस जकड़े हुए बौद्धिक चिंतन को बाहर निकाला गया, स्वतंत्र किया गया। और स्वतंत्र चिंतन जिसमें तर्कवाद, वैज्ञानिकता, इसके अलावा परंपराओं एवं महावृत्तांतों का खंडन, ये सारी चीजें हमें ज्ञानोदय से देखने को मिलती हैं। जो भी धार्मिक रूढ़ियां थी, जो भी सामाजिक रूढ़ियां थी, उनके खिलाफ खुलकर टिप्पणी की। किन्होंने, विद्वानों ने। और इस आधुनिकतावाद के चार महत्वपूर्ण जो चरण हुए, इन्हीं चरण ने दुनिया भर में आधुनिकता की बाकायदे नींव रखी।
जब ये नींव रखी गई तो इसमें कुछ विचारकों का योगदान है, और वो विचारक जो हैं उनको आप कह सकते हैं हॉब्स, उनको आप कह सकते हैं लॉक, जॉन लॉक, उनको आप कह सकते हैं रूसो, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा उनको आप कह सकते हैं कांट, जिसका नैतिकता का सिद्धांत प्रसिद्ध है, और उसको आप कह सकते हैं मार्क्स, मार्क्सवाद, जिसने राज्य विहीन जो है समाज की कल्पना की थी, वर्ग विहीन समाज की कल्पना की थी और शोषण मुक्त समाज की कल्पना करी थी। तो इस आधुनिकता की नींव रखने में ये पिलर हमारे पास थे। इनके माध्यम से हमने आधुनिकतावाद की नींव रखी, और यह नींव हमारी कब तक चली, जब तक 1945 में दोनों विश्व युद्ध समाप्त हो गए, और जो कुछ भी हमने अपनी आधुनिकता से कमाया था वह लगभग हम क्या कर चुके, न्यौछावर कर चुके। अब हमारे पास नया संकट था, दुनिया भर के पास एक नया संकट था कि फिर से कैसे देशों को पटरी पर लाया जाए, समाज की जो गरीबी है, समाज में जो प्रताड़ना है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो 1945 में यह फिर से पुनर्विचार किया जाने लगा कि क्या जो हमने आधुनिकतावादी कॉन्सेप्ट को अपनाया है वह कॉन्सेप्ट है मानवीय है, नैतिक है और न्यायपरक है। तो कई सवाल इस पर खड़े होते हैं, और इन सवालों को लेकर आता है उत्तर आधुनिकतावाद। तो नींव तो 1945 के बाद से ही पड़ चुकी थी, और धीरे धीरे बहस स्टार्ट हुई थी, लेकिन यह बहस स्टार्ट होती है 1970 के दशक में, और उसके बाद आधुनिकतावाद की विभिन्न धाराएं निकलकर सामने आती है। तो यह कॉन्सेप्ट था आधुनिकता का। अब हमें पढ़ना है उत्तर आधुनिकता, क्योंकि बिना आधुनिकता को समझे हम उत्तर आधुनिकता को सीधे पढ़ने लगते, तो चूंकि उत्तर आधुनिकतावाद जो है वह इसकी प्रतिक्रिया है, आधुनिकता ने जो बुराइयां छोड़ी थी उन बुराइयों को दुरुस्त करने वाली एक प्रतिक्रियाकारी विचारधारा है, इसलिए हमें आधुनिकतावाद को थोड़ा मोटे तौर पर समझना था। इसके अगर विचारों की बात करें आधुनिकतावाद में, तो इसने तर्क वितर्क को बढ़ावा दिया, इसने ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दिया, इसने तकनीक को बढ़ावा दिया, इसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, इसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, और इसने राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व जैसे जो है सिद्धांत भी गढ़े। ठीक है, तो ये आधुनिकतावाद की उपलब्धियां थी। अब इन्हीं उपलब्धियों पर चोट होगी किसके द्वारा? उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों द्वारा। ठीक है, वो एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे और कमियों को ढूंढकर उनको उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो यही विचार है उत्तर आधुनिकतावाद का। यानी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन क्या है? तो मॉडर्नाइजेशन ने जो लूप होल्स छोड़े थे समाज में, राजनीति में, धर्म में, नैतिकता में, जो भी लूप होल्स छोड़े थे उन्हीं की प्रतिक्रिया स्वरूप, उनकी पुनर्व्याख्या स्वरूप या उनके आलोचनात्मक समालोचनात्मक उल्लेख स्वरूप इस विचारधारा का उदय होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत होती है हमारे 1945 के बाद। तो प्रथम फेज में प्रथम चरण जो था उत्तर आधुनिकतावाद का, इसको यदि हम चरणों में डिवाइड करें तो प्रथम चरण था वह आपका था 1945 से लेकर 1970 तक। इसके अलावा द्वितीय चरण था वह था आपका 1970 से लेकर 1990 के दशक तक। ठीक है, और जो तृतीय चरण था वह था आपका 1990 से अब तक। ऐसा कोई खास वर्गीकरण है नहीं है, लेकिन आपको समझने की सुविधा के अनुसार मैं ये चीजें आपको, ताकि आपको पता रहे कि जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा आई वह किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इसको कहा जाता है आरंभिक चरण, और इस चरण में वह आधुनिकतावाद पर प्रश्न खड़े किए गए। इस चरण में आधुनिकतावाद पर क्या खड़े किए जाते हैं? प्रश्न खड़े किए जाते हैं, क्योंकि इसने
उपलब्धियों के साथ साथ, संपन्नता के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी लाई थी, बहुत सारी बुराइयां भी लाई थी। तब आधुनिकतावाद की प्रत्येक महिमा मंडन पर या आधुनिकतावाद की प्रत्येक उपलब्धि पर सवाल खड़े करने शुरू किए गए। तो आरंभिक चरण था। इसके अलावा इस चरण में प्रश्नों के जो प्रश्न प्रथम चरण में किए गए थे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया, ढूंढने का प्रयास किया गया। इस चरण में ज्यादातर विद्वानों ने इन प्रश्नों के, यानी प्रथम चरण में जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो मनन चिंतन चल रहा था दुनिया भर के विचारकों के मन में, उन सवालों के जो है जवाब ढूंढने का प्रयास किया गया। और तृतीय चरण में तीखी आलोचनाएं आरंभ हो गई, आरंभ हुई। तो तृतीय जो चरण था वह उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा को आधार बनाकर इस आधुनिकता पर प्रहार किया गया, उसकी आलोचना की गई, समालोचना की गई और बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करने का आह्वान किया गया कि इन बुराइयों को राष्ट्र राज्य जो है दूर करें। ठीक है। और कुछ मूलभूत सिद्धांत गढ़े गए, जैसे बहुलतावाद, विविधताओं का संरक्षण, बहुसंस्कृतिवाद, संस्कृतियों का आपस में जुड़ाव। ये सारी चीजें जो है हमें तृतीय चरण में देखने को मिली, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं। ठीक है। तो ये इन 3 चरणों में इसका विकास क्रम होता है, यदि हम मोटे तौर पर देखें। अब यदि हम इसको और समझने का प्रयास करें कि इसका जो मुख्य घटनाक्रम है या घटनाएं हैं वह कौन सी रही हैं, तो पहली घटना रही है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का युग, जिसमें हमने आधुनिकतावादी आदर्शों जैसे प्रगति, विज्ञान आदि पर सवाल खड़े किए, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया। तृतीय चरण के जो है वह सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में नारीवाद, नागरिकता अधिकारों के आंदोलन और वैश्वीकरण ने बहुलतावाद को बढ़ावा दिया। ठीक है। तो द्वितीय चरण जो है वह बहुलतावाद, नारी अधिकार और नागरिक आंदोलन, चाहे वह अश्वेत आंदोलन हो, जनजाति समुदाय के आंदोलन हो, दलित, पिछड़ित और शोषित समुदाय के आंदोलन हो, श्रमिक आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विकासशील देशों में, बल्कि विकसित देशों और दुनिया भर के कई देशों में हमें देखने को मिलते हैं। तो उत्तर आधुनिकतावाद का ये द्वितीय चरण रहा है। तृतीय चरण में हमने कुछ खास प्रकार का परिवर्तन देखा, डिजिटल क्रांति देखी, इनोवेशन एक नया देखा हमने। ठीक है। और इस इनोवेशन की विशेषता थी कि जो स्थानीयता थी वह वैश्विक संस्कृतियों, यानी संस्कृतियों एक कंपोजिट कल्चर के रूप में हमने विकसित होना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से कुछ धूमधाम तरीके से उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो उत्तर आधुनिकतावाद था इसकी कुछ खास विशेषताएं भी रही हैं, तो उन विशेषताओं का नजर डालते हैं। पहली विशेषता रही है कि आधुनिकता की आलोचना की गई। आधुनिकता में जो हमने तकनीकी विकास किए, जैसे हमने परमाणु बम बनाए, उनका उपयोग भी हमने देखा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। तो हमने ऐसे भारी भरकम हथियारों और जानलेवा हथियारों जिससे देश के देश तबाह हो रहे हैं, उन हथियारों का हमने खंडन किया और ऐसी राजनीतिक पॉलिसियों का भी हमने खंडन किया जो इन हथियारों के दम पर अन्य देशों पर अपना प्रतिनिधित्व, अपना जो प्रभाव है वो बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आधुनिकतावाद के वे सारे घटनाक्रम या वे सारी उपलब्धियां जो मानवता को चोट पहुंचा रही थी, उनको हमने पुनर्विचार के लिए रख दिया और उनकी हमने तीखी आलोचना करी। तो पहली विशेषता तो उत्तराधुनिकतावाद की ये थी। दूसरी थी विकेंद्रीकरण एवं बहुलतावाद। हमने डिसेंट्रलाइजेशन को और प्लूरलिज्म को बढ़ावा दिया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोगों तक शासन पहुंचे और शासन में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी बढ़े, यानी कुछ चुने हुए लोगों या मुट्ठी भर लोगों द्वारा संपूर्ण शासन न चलाया जाए, बल्कि शासन प्रशासन में ज्यादातर लोगों की भागीदारी बढ़े, ताकि वह सेल्फ गवर्नेंस या स्वशासन का अनुभव महसूस कर सके। तो विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, बहुलतावाद को बढ़ावा दिया, यानी उन विचारों का भी हमें सम्मान करना है जो विचार मुख्य धारा में नहीं है, जो विचार
अल्पसंख्यकों द्वारा दिए गए हैं, जो विचार अलग थलग लोगों द्वारा दिए गए हैं, जो विचार नवाचार के फलस्वरूप आए हैं, ऐसे सभी विचारों का हमें सम्मान करना है। सिर्फ बहुसंख्या को आधार बनाकर हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बहुलतावाद कहता है कि जितनी भी विविधता होगी वो विविधता हमें स्वीकार है और उस विविधता को हम मान्यता देते हैं। तो ये बहुलतावादी कॉन्सेप्ट आया। सत्ता और ज्ञान का अंतर संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उत्तर आधुनिकतावाद में सत्ता और ज्ञान का अंतर संबंध जो है बताया गया। कैसे अंतर संबंध? कि जिसके पास ज्ञान हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण अब राष्ट्र राज्यों के लिए श्रेष्ठ प्राथमिकता हो गया था। तब ऐसी स्थिति में जो ज्ञानवादी था, जिसके पास ज्ञान था, वही सत्ता का जो है उपभोग कर सकता था, यानी वही सत्ता का संचालन कर सकता था। अनपढ़ लोग जो है सत्ता का संचालन नहीं कर सकते। वो तो भारत की विडंबना है कि यहां पर तो अंगूठा छाप व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ज्यादातर देशों में सत्ता और ज्ञान को जोड़कर प्रयास किया गया। और उत्तर आधुनिकतावादी जो कॉन्सेप्ट है वह कहता है कि सत्ता और ज्ञान को जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिजीवी होगा तभी वह सत्ता में बैठकर ठीक से शासन कर पाएगा और जनता को लाभान्वित कर पाएगा। अगर व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होगा, उसके पास ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में वह बुराइयों को ही जन्म देगा। तो इस कंसेप्ट को उत्तर आधुनिकतावाद ने अपनाया। इसके अलावा इसने पहचान की राजनीति को मान्यता दी। पोस्ट मॉडर्नाइजेशन ने या पोस्ट मॉडर्निज्म ने पहचान की राजनीति, यानी हर एक समुदाय जो उस देश में रहता है वह प्रतिनिधित्व करे अपने शासन में, अपने प्रशासन में, और उनकी स्वतंत्र पहचान बनी रहे। उनकी पहचान बहुलता के आधार पर कि कोई समुदाय बड़ा है तो उसके आधार पर उनकी पहचान को दबा लिया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनकी स्वतंत्र पहचान बनी रहे और वह अपनी स्वतंत्रता के थ्रू रिप्रेजेंटेशन भी देते रहे, भागीदारी भी निभाते रहे और सहयोग भी देते रहे विकास में। तो पहचान की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल की जाती है। किसके द्वारा? उत्तर आधुनिकतावाद द्वारा। इसके अलावा विनिर्माण, डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। इसको विखंडनवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विनिर्माण क्या होता है? तो विनिर्माण का यहां मतलब है कि जो भी हमने पठन पाठन या हमारे जो शास्त्रीय ज्ञान है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो या नैतिकता के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, तो जो भी हमारा परंपरागत ज्ञान है, जो स्टोर है जिससे हमारा समाज और हमारी राजनीतिक व्यवस्था संचालित हो रही है, उस ज्ञान को भी क्या किया गया? पुनर्व्याख्या उसकी की गई। उस पर भी सवाल खड़े किए गए जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, जो वर्तमान की समस्याओं को दुरुस्त नहीं कर सकता है। ऐसे ज्ञान पर भी हमने सवाल खड़े किए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कौटिल्य ने एक आंगिक राज्य का कॉन्सेप्ट रखा था, समवायी राज्य का कॉन्सेप्ट रखा था, और कौटिल्य ने किसी भी प्रकार की कूटनीति को राष्ट्रहित में समझा था। तो कौटिल्य द्वारा दिए गए जो सिद्धांत थे उनको आंख बंद करके आज लागू किया जा सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि वो तब हो सकता है प्रासंगिक ना रहे हों, लेकिन आज वह प्रासंगिक है। जैसे कि महिलाओं की भागीदारी प्रशासन में उस समय पर उतनी नहीं थी, लेकिन आज देखिए आप, महिलाओं की भागीदारी शासन में भी और प्रशासन में भी दोनों जगह लगभग बराबर होती जा रही है, और होनी भी चाहिए क्योंकि बराबर आबादी है। लेकिन अभी भी महिलाएं अपने वास्तविक प्रतिनिधित्व को प्राप्त नहीं कर पाई हैं भारत जैसे देश में। अन्य देशों में भी यही हाल है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में रिकंस्ट्रक्शन जो है वह ये जो मान्यताएं हैं, ये जो पद्धतियां हैं, ये जो विचार हैं, उन पर भी सवाल उठाता है यदि वे प्रासंगिक नहीं है, यदि वे लाभदायक नहीं है। जैसे कि संविधान ने हमारे महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया, तो क्या संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता? संविधान ने यह भी तो नहीं कहा ना कि आप 50% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। अगर उसने ये नहीं कहा कि आप दीजिए, तो उसने ये भी नहीं कहा कि आप नहीं दीजिए। अगर आपको लगता है कि महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि होना ही चाहिए, बराबर आबादी है, तब ऐसी स्थिति में हमें संविधान में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि संसद को शक्ति प्राप्त है और उनको देना चाहिए। लेकिन अभी भी चूंकि हमारा समाज कैसा है, पितृवंशी, पितृसत्तात्मक है, तो 33% आरक्षण भी अभी मिला है, वो भी पता नहीं कि कब तक इंप्लीमेंट हो पाता है। तब ऐसी स्थिति में ये जो पाठ हैं विभिन्न, चाहे वह समाज
की परंपराएं हैं, पद्धतियां हो, राजनीति व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, जितने भी क्षेत्र हैं वो जो प्रासंगिक नहीं है उनको उनके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। इसको कहा जाता है डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, विखंडनवाद, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है वह दिया था जो देरिंदा ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ थे विशेषताएं, उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं। इसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक पहचान और सार्वभौमिक सत्य, जो कि आधुनिकतावाद की मुख्य विशेषता थी, वह थी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य को एस्टेब्लिश करने में आधुनिकतावाद अपने आप को गौरवमयी बताता था। तो इसने सार्वभौमिक सत्य को खारिज कर दिया इस विचारधारा में। तो इसका जो की पॉइंट है इस विचारधारा का वह यही है कि उत्तर आधुनिकतावाद की जो विचारधारा है वह यह कहती है कि जो आधुनिकतावाद में सार्वभौमिक सत्य की स्वीकारता को मान लिया गया था, उत्तर आधुनिकतावाद उसको नहीं मानता। तो क्या कहता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद कहता है कि कोई भी सार्वभौमिक सत्य नहीं होता, यह व्यक्तिनिष्ठ और परिस्थिति या संदर्भनिष्ठ होता है। यानी किसी संदर्भ में कोई चीज कितनी सत्य है वह उस व्यक्ति पर और उस संदर्भ पर निर्भर करती है, उस परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी हत्या करने वाला एक सैनिक बहादुर माना जाता है क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग है, वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व अलग है। और हत्याएं करवाने वाला और करने वाला आतंकवादी एक दुष्ट माना जाता है, तो उसकी परिस्थिति और उसका जो व्यक्तित्व है वह अलग है, ठीक है। तो हम सत्य को यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते कि एक चीज को हम दुनिया में सब जगह सत्य माने। हो सकता है भारत के लिए जो सत्य हो या भारत के लिए जो अंतिम सत्य हो वो अन्य देशों के लिए नहीं हो। अब जैसे हिंदू संस्कृति में अहिंसा है, जैन संप्रदाय में अहिंसा है, तो क्या इस्लाम में अहिंसा है? क्या ईसाई में अहिंसा है? या दुनिया भर के अन्य देशों में अहिंसा है? नहीं। हो सकता है हमारे लिए अहिंसा ही सत्य है और उनके लिए हिंसा ही सत्य हो सकता है, वो उनकी मानता है। तो उनका व्यक्तित्व और उनका संदर्भ जो है यह तय करेगा कि उनके लिए सत्य क्या है, और हमारा व्यक्तित्व और हमारा संदर्भ यह तय करेगा कि हमारे लिए सत्य क्या है। तो किसी भी सार्वभौमिक सत्य को हम स्वीकार नहीं करते। ऐसा काम किसने किया? उत्तर आधुनिकतावादी। तो इसका मूल चिंतन जो है, मूल चिंतन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है। इसके अलावा भाषा एवं विमर्श को विशेष महत्व दिया गया। भाषा एवं विमर्श, शासन और राजनीति में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे भारत में कितनी बड़ी विडंबना है, कोर्ट में हिंदी या अन्य क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनका ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब कुछ इंग्लिश में होता है। पार्लियामेंट में, विधानसभा में ज्यादातर इंग्लिश में होता है, भले ही वो इंग्लिश ना जानते हो जो कानून बना रहे हैं, उनका कोई वास्ता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ढो रहे हैं इंग्लिश को और अन्य भाषाओं को भी ढो रहे हैं। तो सवाल यहां पर भाषावाद पर आता है कि हमें भाषा पर काम करना चाहिए, एक भाषा को अन्य भाषाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। तो भाषावादी कॉन्सेप्ट और किसी भी प्रकार का डिसीजन, शासन प्रशासन में किसी भी प्रकार का डिसीजन विमर्श पर आधारित है, किसी मूलभूत सिद्धांत पर आधारित नहीं हो सकता। अगर हम कहते हैं कि स्वतंत्रता सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है, तो स्वतंत्रता सबसे श्रेष्ठ तब होगी जब उस स्वतंत्रता की मांग करने वाले और उस स्वतंत्रता की आपूर्ति करने वाले लोगों के बीच विमर्श हो जाएगा। तो स्वतंत्रता कैसी होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, कितनी होगी, यह विमर्श पर आधारित होगा। तो एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी है, एक भाषाई और दूसरा विमर्श, और तीसरा सार्वभौमिक सत्य का खंडन, सत्य का खंडन। तो ये दो विशेषताएं आप खास तौर पर याद रखिएगा। बाकी विशेषताएं भी महत्वपूर्ण है, जैसे पहचान की राजनीति, सत्ता और ज्ञान का अंतर संबंध है। अगर इन विशेषताओं को आप ठीक से समझ कर रखते हैं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप ठीक से आसानी से डील कर जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो विचारधारा है उत्तर आधुनिकतावाद की, इस विचारधारा की विभिन्न उपधाराएं भी हैं। ठीक है, विभिन्न उपधाराएं भी हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन कौन सी है। तो पहली उपधारा है इसकी
कि विनिर्माणवादी उत्तर आधुनिकतावाद, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि विनिर्माण क्या होता है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण विचारक हैं वह जॉन देरिंदा है। ठीक है, और इन्होंने इस विनिर्माण का, इनको जनक कहा जाता है, इस कंसेप्ट को इन्होंने ही दिया था। इनकी कुछ रचनाएं आप याद रखिएगा, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं, जैसे कि इनकी है स्पीच एंड फिनोमेना और ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ठीक है, तो ये दो इनकी रचनाएं हैं, स्पीच एंड फिनोमेना है और ऑफ ग्रामेटोलॉजी है और रिटन एंड डिफरेंस। ठीक है, ये इनकी 3 बुक्स हैं, तीनों ना याद रखें तो कम से कम 2 तो याद ही रखें, बहुत आवश्यक है इसके लिए। इसके अलावा इनका जो सिद्धांत है वह विनिर्माण का है। इसमें इन्होंने पाठों पे छिपे हुए अर्थों और विरोधाभासों को उजागर किया, जो अपने आप में विरोधाभास हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम राजनीति का कोई सिद्धांत दे रहे हैं, अब सिद्धांत देने के क्रम में हम किसी विरोधाभास में फंस जाते हैं, तो उसको उजागर करने में उत्तर आधुनिकतावादियों का विशेष योगदान रहा है। जैसे कि राजनीति में स्वतंत्रता और समानता के परंपरागत तरीके से सिद्धांत चले आ रहे हैं, प्लेटो और अरस्तु से लेकर, तो कई बार इनको संशोधित किया गया। क्यों? क्योंकि जहां जहां विरोधाभास आएगा वहां वहां हमें इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो वही है उत्तर आधुनिकतावाद की, जहां भी विरोधाभास आता है उस विरोधाभास में इन्होंने समाधान ढूंढे। जितने भी सिद्धांत दिए गए राजनीति में और राजनीति के अलावा समाज के कल्याण के क्षेत्र में, उन सभी सिद्धांतों में जो विरोधाभास मौजूद है उसको बाहर करने का और उसकी पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका काम रहा है। इसी को इन्होंने विखंडनवाद या विनिर्माणवाद, डीकंस्ट्रक्शन कहा गया है। दूसरी विचारधारा है नारीवादी उत्तर आधुनिकतावाद। पहला विनिर्माण उत्तर आधुनिकतावाद और दूसरी है नारीवादी उत्तर आधुनिकतावाद। इसमें प्रमुख जो विचारक हैं वह जूडिथ बटलर हैं और इनकी जो रचना है वह बॉडीज दैट मैटर्स, जेंडर, ट्रबल, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर इन्होंने जो उत्तर आधुनिकतावादी कॉन्सेप्ट है उसकी व्याख्या करी कि जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वह पूंजीवादियों द्वारा किया गया हो, ठीक है, यानी पूंजीवादी व्यवस्थाओं में हो या समाजवादी व्यवस्थाओं में हो, ठीक है, या राजशाही व्यवस्थाओं में, तो किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं में हो, इन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद में, यानी इन्होंने उन सिद्धांतों और उन मानकों का खुलासा किया जो लोकतंत्र के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर, राजतंत्र के नाम पर विभिन्न देशों में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन वह नारी शोषण से जुड़े हुए थे। तब ऐसी स्थिति में इन्होंने उन पर सवाल उठाए और सवाल उठाकर पुनर्व्याख्या करने का प्रयास किया और आह्वान किया कि राजनीतिक दल हैं और जो राजनीति है वह इनको स्वीकार करे और इन पर आवश्यक संशोधन करे। तो ये उत्तर आधुनिकतावादी जो विचारधारा है उसका नारीवादी मॉडल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत दिए वह जेंडर परफॉर्मेंस पर दिए कि समाज को क्यों ना महिलाओं और पुरुषों के परफॉर्मेंस पर एक बार नजर डालनी चाहिए, कि समाज के विकास में महिलाओं का योगदान, राजनीति के विकास में महिलाओं का योगदान और पुरुषों का योगदान किस तरीके से है, और अपेक्षा की जानी चाहिए कि समाज में शासन प्रशासन और विभिन्न स्थानों पर जहां भी आवश्यक हो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े और उनका कल्याण भी बढ़े उसी क्रम में, और विभिन्न प्रकार के शोषण से उनको मुक्त दिलाया जाए। तो इनका मूल सिद्धांत यह था। इसके अलावा पहचान की तरलता, यानी महिला को किसी भी परिवार की पहचान का मोहताज न रहना पड़े, महिला हो, उसकी यह जो है स्वतंत्र पहचान वह बनी रहे, ठीक है, वह अपनी पहचान को बनाए रखे, ठीक है, और उसी पहचान के साथ वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने पहचान की तरलता का भी जो है कॉन्सेप्ट यहां पर दिया। इसके अलावा इसका जो अगली धारा है वह सांस्कृतिक उत्तर आधुनिकतावाद की है। ठीक है, तो कल्चरल जो पोस्ट मॉडर्निज्म है उसके बात कही गई है। तो इसमें है जीन बाद्री लार्ड है, इनका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने तो एक रचना की है द कंज्यूमर सोसाइटी, इनकी रचना है, और सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, ये खास इनकी रचना है, इसको जरूर आप याद रखिएगा।
सिमुलेक्रा और एंड सिमुलेशन। ठीक है, इस रचना में उन्होंने हाइपर रियलिटी का उल्लेख किया गया कि वो सच्चाई जो हमें समाज में दिखाई देती है, लेकिन उस सच्चाई के अलावा जो बढ़ा चढ़ाकर सच्चाई, यानी सच्चाई पर बढ़ा चढ़ाकर की गई सच्चाई भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो उसको किस तरीके से समाज स्वीकार करता है इसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ध्यान रखिएगा, हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, तो सांस्कृतिक जो उत्तराधुनिकतावाद है उसमें दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो जीन बाद्रेलार्ड जो कि महत्वपूर्ण विचारक हैं, दूसरा इनकी रचना है और वह रचना है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन है, और तीसरा जो इनका सिद्धांत है हाइपर रियलिटी। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। सत्ता और ज्ञान केंद्रित आधुनिकतावाद, जो सत्ता और ज्ञान को केंद्र बनाता है, तो मिशेल फूको जो है वह इसके महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, और इनकी रचना को यदि हम देखें तो द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा डिसिप्लिन एंड पनिश, ये बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर भी है, डिसिप्लिन एंड पनिश कई बार पूछा भी जा चुका है कि किसकी रचना है, तो यह है मिशेल फूको की रचना है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी फूको की रचना है। तो तीन महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। इनके सिद्धांत की यदि बात करें तो सत्ता ज्ञान का अंतर संबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और इसके अलावा अनुशासनात्मक सत्ता का इन्होंने और बायो पावर का भी इन्होंने उल्लेख किया था कि व्यक्तियों के पास पावर होता है। ठीक है, तो बायो पावर की बात इन्होंने करी थी, और इसके अलावा इन्होंने सत्ता और ज्ञान के अंतर संबंध का भी उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने सत्ता और ज्ञान के बीच जो अनुशासन का कंसेप्ट है उसको उन्होंने दिया था कि ज्ञानवान जो व्यक्ति होगा वह अनुशासित तरीके, स्वयं भी अनुशासित होगा और अपने लोगों को भी अनुशासित रखेगा, और तर्क पर इन्होंने जो है जोर दिया था कि तार्किक सत्ता जो है महत्वपूर्ण होती है, किसी भी देश के शासन के लिए तार्किक सत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये उनका था मिशेल फूको का कंसेप्ट। कुछ रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये रचना है ज्यों फ्रांसवा लेतोर, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा डिसिप्लिन एंड पनिश मिशेल फूको की रचना है। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये ज्यों देरिंदा की रचना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक एंड लेट कैपिटलिज्म, ये है फ्रेडरिक जेम्सन की रचना है। ठीक है, ये सभी विचारक और ये जो रचनाएं हैं ये उत्तर आधुनिकतावादी हैं। ठीक है, इसके अलावा सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन जो है वह ज्यों बोद्रियार्ड की रचना है। ठीक है, तो सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन इसको भी याद रखना है। तो ये 4-5 बुक आप याद रखिए, इससे बाहर सवाल आपका नहीं जाने वाला है। तो यहाँ जो हमने कंसेप्ट इसका देखा है कि क्या है आखिर, तो इसमें हमें ये चीजें नजर आई हैं। अब एक नजर इनके तुलनात्मक अध्ययन पर डाल लेते हैं कि आधुनिकतावाद का कंसेप्ट क्या है और उत्तर आधुनिकतावाद में किस तरीके से हम तुलना करते हैं। तो एक नजर इसमें डालिए, आपको समझ में आएगा कि ये सत्य के बारे में बात करते हैं। आधुनिकतावादी क्या कहते हैं सत्य के बारे में कि सार्वभौमिक है और निश्चित है। सत्य अनिश्चित नहीं है बल्कि निश्चित है और सार्वभौमिक है, सब जगह मौजूद है। जबकि उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं कि सत्य सापेक्ष है और संदर्भ पर निर्भर है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि समय और परिस्थितियों पर निर्भर होता है, सत्य जो है सार्वभौमिक और निश्चित नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं उत्तर आधुनिकतावादी। इसके अलावा इन्होंने प्रगति के बारे में विचार किया, क्योंकि प्रगति जो है वह आधुनिकतावाद की मूलभूत विशेषता रही है। तो उन्होंने प्रगति के बारे में क्या कहा है कि रैखिक एवं विश्वसनीय प्रगति होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि संदेहास्पद प्रगति और अनिश्चित प्रगति होती है। जरूरी नहीं है कि प्रगति जो है, इन्होंने प्रगति पर सवाल लगाए। जैसे कि आपने तकनीक का विकास किया, तो कई तकनीकों में से आपने सैटेलाइट तो बना लिए, लेकिन आपने क्या बनाए, मिसाइलें भी तो बना ली। तो एक सैटेलाइट जो सुविधा देता है, दूसरा उसी सैटेलाइट से मिलता या उसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से बनी हुई मिसाइल जो है वह विध्वंस लाती है। तो उन्होंने संदेह इस पर जताया कि ऐसा जरूरी नहीं है
कि जो प्रगति हो वह हमेशा लाभदायक हो, वह संदेहास्पद है और अनिश्चित है। हो सकता है वही प्रगति जो है आपको डुबो दे, आपकी लंका लगा दे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने सत्ता के बारे में बताया कि अथॉरिटी क्या है, तो उन्होंने कहा केंद्रीकृत राष्ट्र राज्य एवं नौकरशाही, यह इन्होंने सत्ता का मूल आधार बताया आधुनिकतावादियों ने। और इन्होंने कहा नहीं, विखंडित होना चाहिए और विमर्श पर निर्भर होना चाहिए। सत्ता क्या है, केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए बल्कि विखंडित होना चाहिए और विमर्श पर निर्भर होनी चाहिए। इसके अलावा जो इनका दृष्टिकोण है आधुनिकतावादियों का, वह है तर्कवादी एवं वैज्ञानिक, जबकि इनका जो दृष्टिकोण है वह है आलोचनात्मक एवं बहुलवादी। कोई एक दृष्टिकोण नहीं है, इनका बहुलवादी दृष्टिकोण है, यानी एक ही चिंतन पर कई तरीके से इनका विचार हो सकता है। और आलोचनात्मक है, ये किसी भी चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी परख करते हैं, उसमें सही और गलत का भी मापन करते हैं। इसके अलावा इनके अगर मूल चिंतन की बात की जाए तो आधुनिकतावादियों का मूल चिंतन उदारवाद और मार्क्सवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी भी जो है काल्पनिक सत्ता और काल्पनिक चीजों की बात करते हैं कि ऐसा हो जाएगा कि समाज में समानता आ जाएगी, वर्ग विहीनता होगी, सारी चीजें और क्रांति होगी। तो और उदारवादी भी इसी कल्पना के थ्रू वे पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं और बाकी चीजें करते हैं। जबकि इनका क्या है, विपाठन और सत्ता विमर्श और बहुसंस्कृति। इनका मानना है कि जरूरी नहीं है कि ये जो मूल चिंतन है वह आपके हर एक क्षेत्र में परिवर्तन और हर एक क्षेत्र में उपलब्धियां लाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सत्ता पर विमर्श होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, और दूसरी बहुसंस्कृतिवाद और विपाठन, यानी बार बार जो है हमें अपनी चीजों का, जो चीजें हमने लागू कर रखी हैं, जो व्यवस्थाएं हमने अपना रखी हैं, उनका हमें पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन और सत्ता विमर्श और बहुसंस्कृति, यानी सभी संस्कृतियों का सम्मान, ये इनका मूल चिंतन है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका जो डिफरेंशिएशन है उसको देख लिया कि इसमें क्या कुछ मूलभूत अंतर हो सकता है। तो ये था हमारा उत्तर आधुनिकतावादी कॉन्सेप्ट। ठीक है। इसके बारे में इसका जो सिद्धांत है उसको हमने पढ़ा। पहले तो इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर इसका उदय कैसे होता है, इसके तीन चरण हमने पढ़े, फिर इसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनको हमने डिस्कस किया, और फिर इसके जो मुख्य धाराएं हैं, उपधाराएं हैं, उनको हमने समझने का प्रयास किया, और इसी क्रम में हमने कुछ विचारक भी पढ़े हैं। ठीक है। अब हमने इनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लिया। तो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लेकर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपसे सवाल बाहर नहीं जाएगा, नेट जेआरएफ में खास तौर पर। तो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।